नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो Q1 2022 का रिजल्ट आया था वो कैसे रहा। और ये जो डिस्कशन होगा उसके साथ ही मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा या एक मेंटल मॉडल बताऊंगा जो चार्ली मंगर यूज़ करते हैं, जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जैक्टली क्या होता है? तो इसका सिंपल मीनिंग यह है कि यदि आप कोई पर्टिकुलर काम एक समय में कर रहे हो तो इसका मतलब आप दूसरी जो चीज़ है वो मिस कर रहे हो। यानी फॉर एग्जांपल आप यदि कोई एक मूवी देख रहे हो या कोई एक टीवी सीरीज देख रहे हो नेटफ्लिक्स में या अमेजॉन प्राइम में, तो इसका मतलब आप करंटली ये जो मेरा वीडियो है वो मिस कर रहे हो। तो ये हमेशा आपको रिलेट करना है, नॉट ओनली विद स्टॉक मार्केट बट हमारा जो डेली लाइफ है या हम जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसके रिलेटेड। तो if at a particular time if you are doing one thing, that means you are losing something other which might be important or it might not be important। तो इसके जो रिजल्ट्स है वो हमें फ्यूचर में दिखते हैं। तो इफ वी रिलेट दिस थिंग विद द स्टॉक मार्केट, तो इसका मतलब हमारे सबके पास कैपिटल लिमिटेड होता है। वी हैव टू यूज दैट कैपिटल इफिशिएंटली टू गेट बेटर एंड बेटर रिटर्न्स इन फ्यूचर, एंड इट डिपेंड्स ऑन कि हमने आज कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आज हम जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे इसका जो आउटकम है वो हमें फ्यूचर में मिलेगा। हमें आज एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये जो स्टॉक्स का मेरा पोर्टफोलियो उसके साथ नेक्स्ट 2 या 3 सालों में क्या होगा। बट इफ वी फोकस ऑन रिसर्च एंड इफ वी फोकस ऑन आवर प्रोसेस, इफ प्रोसेस इज राइट, डेफिनेटली द आउटकम वुड बी ग्रेट। तो हमें ऐसा पोर्टफोलियो है जो स्ट्रक्चर करना है कि जो अच्छे रिटर्न्स दे इन अ लॉन्ग टर्म। तो यदि आप इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेट करोगे तो इसका मतलब यह है कि सपोज आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको लॉन्ग टर्म में 15% के रिटर्न्स दे रहा है, फॉर एग्जांपल 5 इयर्स, और आप ये 10 स्टॉक के जगह सपोज और कोई दूसरे 10 स्टॉक्स बाय करते थे तो आपको 15% के जगह में भी 20 या 25% के रिटर्न्स मिलते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू एक्चुअली लॉस सम मनी, यानी आपका लॉस नहीं हुआ है, पर इसका मतलब यह है कि यू लॉस द अपॉर्चुनिटी which is 20 to 25% of the returns, and you actually got 15% returns with some other stocks. So you have to keep thinking about the what opportunities which I am losing but may not be मेरा actual में कुछ रुपीज में लॉस हो रहा है या actual में कोई एक मेरा लॉस है। तो opportunity cost is I think may be higher loss compared to a physical or compared to actual loss। तो यदि आप सेम opportunity cost IDFC फर्स्ट बैंक के केस में देखते हो तो क्या अभी आज मैं आईडीएफसी बैंक खरीदता हूं और उसको मैं 5 इयर्स होल्ड करता हूं, और उसके सामने कोई एक दूसरा पर्टिकुलर स्टॉक खरीदता हूं और उसको भी मैं 5 इयर्स होल्ड करता हूं, तो मेरे एक्चुअल रिटर्न्स क्या आएंगे आफ्टर 5 इयर्स। सपोज आईडीएफसी बैंक मुझे 30% CAGR देता है 5 इयर्स के लिए और दूसरा स्टॉक सपोज मुझे 20% CAGR देता है, तो यहां पर मैंने जो अपॉर्चुनिटी का यूज किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट करके, दैट इज एक्चुअली अ गुड अपॉर्चुनिटी। पर यह हमें सोचना है कि आज से नेक्स्ट 5 इयर्स या नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में क्या हो सकता है, कौन से ऐसे जो स्टॉक्स है जिसमें मुझे बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं कंपेयर टू करंट रिस्क। क्योंकि हमें हमेशा सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखने हैं, वो रिटर्न्स गेन करने के लिए कितना रिस्क हमें लेना पड़ रहा है फिलहाल में, वो भी हमें देखना है। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वो समझ गया होगा, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड वो अभी हम आगे जाके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो रिजल्ट्स आए हैं इसके अकॉर्डिंगली उसको कंपेयर करेंगे या इसको हम उसके साथ देखेंगे कि इसका यूज हम आगे जाके कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो Q1 2022 के रिजल्ट आए थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यदि आप यहां पर देखोगे तो ये बेसिकली उनका जो डिपॉजिट्स है उसके डिटेल्स है। तो यदि आप रिटेल कासा प्लस टर्म डिपॉजिट्स देखोगे तो वो टोटल डिपॉजिट्स का लगभग 78% है जून 21 में, और वो जब भी बैंक शुरू हुआ था तभी काफी आप देखोगे तो कम था, सिर्फ वो 20% था। और जो अदर डिपॉजिट्स है वो करंटली 22% के है जो पहले 80% के थे। यानी डिपॉजिट जो है या जो कासा है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशो, तो यहां पर बैंक ने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। तो ये आप देखोगे तो कासा एज अ परसेंटेज भी लगभग बैंक ने 50% अचीव कर लिया है। तो नो डाउट अबाउट द डिपॉजिट साइड या जिसको बोलते हैं लायबिलिटी साइड। यदि आप बैंक का बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें आप देखोगे तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, वन इज असेट साइड एंड वन इज लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटीज आर नथिंग बट द डिपॉजिट्स जो बैंक कस्टमर से लेती है
और बाद में जो असेट्स यानी जो लोन बुक होती है बैंक की, वो अलग अलग सेक्टर्स में बैंक लेंड करती है। और जो लायबिलिटी और असेट्स का डिफरेंस होता है उनके बेसिकली इंटरेस्ट रेट का, दैट इज द मार्जिन फॉर द बैंक विच इज कॉल्ड एज नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो आपके जो लायबिलिटीज है, तो वो लायबिलिटीज की कॉस्ट क्या है, जिसको कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स कहते हैं। तो जो बड़े बैंक है, जनरली एचडीएफसी बैंक हो गया या आईसीआईसीआई बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इनका जो डिपॉजिट्स का कॉस्ट होता है, इसका मतलब यदि आप ये बड़े बैंक्स देखोगे तो वो आपकी जो एफडी है या आपके जो सेविंग अकाउंट्स है, इसमें वो ज़्यादा रिटर्न्स देते नहीं है। मे बी 3 to 4% के वो रिटर्न्स सेविंग अकाउंट पे देती है। और इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग बैंक्स क्यों है, क्योंकि वो ये लो जो इंटरेस्ट रेट्स दे रहे हैं उनके कस्टमर्स को, तो उसके अगेंस्ट जो कस्टमर है या दूसरे कस्टमर से जो लोन लेते हैं बैंक से, उनको भी वो कम रेट पे देते हैं। बट वो कस्टमर्स से उनको जो रिटर्न आने वाले हैं, यानी जब भी वो लोन दे के ईएमआई कंप्लीट करेंगे उनका, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी डिफॉल्ट के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ये एक मॉडल हो गया जो एचडीएफसी बैंक ने आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया है। एचडीएफसी लिमिटेड यदि आप देखोगे जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो इसमें भी यही हुआ है एक्चुअली। जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो काफ़ी कम है और इसीलिए जो होम लोन वो अफोर्ड कर पा रहे हैं देना लगभग 7% के आसपास। ये इसका ही रीजन है क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स काफी कम है। सपोज कोई एक बैंक का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स ही लगभग 5 to 6% का है, तो वो होम लोन ये जो कैटेगरी है उसमें इतना ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे और इसीलिए उनके जो एक्चुअल में लोन्स उन्होंने दिए हैं वो काफी एक रिस्की लोन्स हो जाते हैं। यानी सपोज आप 6% पे बोरो कर रहे हो या आपके कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स उतने हैं, तो आप जनरली उसको लेंड करोगे 10% या मे बी 15% या 18%। तो ये क्या हो जाता है कि इससे जो बैंक की बेसिकली कलेक्शन की इफिशियंसी है वो काफी रिड्यूस हो जाती है और एक रिस्की प्रपोजल बन जाता है। तो यहां पर हमें ये लर्निंग है कि बैंक में लोन बुक कितना ग्रो हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपका कलेक्शन इफिशियंसी क्या है, क्या आप कलेक्ट कर पा रहे हो प्रॉपरली या आपके बहुत ज्यादा एनपीएस हो रहे हैं या आपके प्रोविजंस आपको बहुत ज्यादा करने पड़ रहे हैं। तो बैंकिंग में जनरली क्या होता है, तो एक पुअरली रन जो बैंक है उसके जनरली प्रोविजंस ज्यादा होते हैं या उनके एनपीएस ज्यादा होते हैं, और टू प्रोवाइड दोज प्रोविजंस आपको कुछ कैश लगेगा। तो टू गेट दैट कैश दे यूज द फंड रेजिंग। जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी ये कोविड के समय लगभग 2 बार ये फंड रेजिंग किया था उन्होंने। एक बार उन्होंने लगभग 3000 करोड़ का किया था और पहले लगता है मुझे कि 2000 करोड़ का कुछ किया। तो टोटल 5000 करोड़ उन्होंने कोविड के ड्यूरेशन में यहाँ पर फंड रेज किए हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनकी इक्विटी जो है वो डाइल्यूट हो जाती है और ये एक ट्रेडमिल बन जाता है। तो हमें बेसिकली ऐसे इंस्टीट्यूशंस यानी ऐसे बैंक्स या एनबीएफसीज को देखना है कि जो फंड रेज किए बिना उनकी ग्रोथ उन्होंने की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सुंदरम फाइनेंस का आप स्टडी कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाता है कि डाइल्यूशन नहीं होता है और एक्चुअल में जो ओल्ड इन्वेस्टर्स है उनको काफी एक अच्छा वो बेसिकली उनका कैपिटल ग्रो होता है या वेल्थ ग्रो होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हेन यू स्टडी एनी एनबीएफसी और एनी बैंकिंग सेक्टर। इसके अलावा यदि आप ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर देखोगे तो उसमें मेजरली 2 सेगमेंट्स होते हैं या जो स्ट्रैटेजी होता है बैंक का वो 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। एक हो गया कमर्शियल बैंकिंग यानी जो होलसेल बैंकिंग सेक्टर और दूसरा हो गया रिटेल बैंकिंग। तो होलसेल बैंकिंग में जो टिकट साइज होती है वो काफी बड़ी होती है और उसमें और ज्यादा रिस्क है, क्योंकि जैसे कि आप यस बैंक देखोगे या इवन इंडसइंड बैंक है या आरबीएल बैंक का आप यदि हिस्ट्री चेक करोगे तो ये जो बैंक्स है वो मेजरली जो होलसेल बैंकिंग है यही लेंड करते थे या इसको ही ऐसे जो सेक्टर्स है उनको लोन देते थे। और इसीलिए ये जो सारे होलसेल बेस्ड बैंक्स है उनको लास्ट कुछ सालों में काफी सफर करना पड़ा। और यस बैंक में आपको क्या हुआ ये तो आपको कंप्लीट डिटेल्स पता होंगे कि ये एक मेजरली कमर्शियल लीडिंग बैंक था या होलसेल लेंडिंग बैंक था और इसीलिए ये जो सारे कमर्शियल बैंक्स है उनमें काफ़ी इश्यूज आए थे, काफ़ी उनको सफ़र करना पड़ा लास्ट कुछ ईयर्स में। और इसमें जो लीडिंग था वो यस बैंक था। तो होलसेल बैंकिंग में आप किसको लोन्स देते हो, उसका रिकवरी का क्या चांसेस है और टिकट साइज कितना बड़ा है, ये काफी मैटर करता है। इसके अपोजिट यदि आप रिटेल बैंकिंग देखोगे तो रिटेल बैंकिंग जनरली सेफर होता है, क्योंकि रिटेल बैंकिंग में जो टोटल टिकट साइज है वो होलसेल बैंकिंग के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है। यानी सपोज आपको 100 करोड़ डिसबर्स करना है तो मे बी आप वो
1000 अलग अलग जो कस्टमर्स है उनको डिसबर्स कर सकते हो, कंपेयर टू जो कमर्शियल बैंकिंग है या जो होलसेल बैंकिंग है उसमें आप एक ही जो बेसिकली कमर्शियल यूजर है या होलसेल यूजर है, फॉर एग्जांपल जेट एयरवेज को आप लोन देते हो तो उसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। पर कोविड के बाद में एग्जैक्टली जो सिनारियो है वो आप देखोगे तो रिवर्स हो गया है। कोविड के ड्यूरेशन में जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है जिनके पास अच्छी आप देखोगे तो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है और जिन्होंने लोन्स दिए हैं, उनका जो बेसिकली आप देखोगे तो सिचुएशन है वो काफी बेटर है कंपेयर टू रिटेल, क्योंकि मैक्सिमम जो कोविड है वो अफेक्ट हो चुका है रिटेल इंस्टीट्यूशंस को। तो इसीलिए बंधन बैंक हो गया या आप देखोगे तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है या जो माइक्रो फाइनेंस में है या जो रिटेल फोकस बैंक्स है, इसमें मेजर इश्यूज आए हैं। और इसीलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी यदि आप देखोगे तो उनका पहला जो पोर्टफोलियो था, लोन बुक का पोर्टफोलियो, वो बेसिकली होलसेल सेगमेंट में डोमिनेटेड था, या जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन्स देते थे तो उन्होंने वो शिफ्ट कर दिया लगभग कोविड के पहले या ड्यूरिंग कोविड टू रिटेल बैंकिंग। तो अभी लगभग उनके 65 to 64% के जो लोन्स है वो रिटेल बैंकिंग में ही है। और एक्चुअल में इसीलिए ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है बैंक में, इसीलिए उनके जो आप देखो तो एनपीए बढ़ गए हैं या जो प्रोविजंस है वो भी उन्होंने काफी इंक्रीज कर लिए हैं, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सेम आप चेक कर सकते हो आरबीएल बैंक में भी यही हुआ है या बंधन बैंक में भी यही हुआ है, क्योंकि बंधन बैंक एक कंप्लीटली एक माइक्रो फाइनेंस बेस्ड बैंक है और जो माइक्रो फाइनेंस के लोन्स होते हैं यदि आप देखोगे तो उसके अगेंस्ट कोई भी कोलैटरल नहीं होता। यानी सपोज ये जो लोन्स है वो डिफॉल्ट हो जाते हैं तो यहां पर बैंक को कोई भी रिकवरी नहीं मिलती। इसके अगेंस्ट यदि आप होम लोन देखते हो तो सपोज कस्टमर डिफॉल्ट करता है कोई भी होम लोन, तो वो जो उसका घर रहता है वो बैंक के कब्जे में आ जाता है, तो यहां पर कुछ कोलैटरल होता है। तो ये एक डिफरेंस है। पर माइक्रो फाइनेंस में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू जो होम फाइनेंस है। होम फाइनेंस में नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो मे बी 3% या 3.5% के आसपास हो गए, पर माइक्रो फाइनेंस में ये 7 to 8%, 9% के भी है। तो यहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड क्या कैसे मैनेज करने का ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशंस पे। और जो ब्लैक स्वॉन इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कोविड इज वन ऑफ द ब्लैक स्वॉन इवेंट, ये किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इतने जो अलग अलग इश्यूज है या जो इंपैक्ट है वो बैंकिंग सेक्टर में आएगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टर को हमेशा ये सोचना है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्स्ट केस सिनारियो, और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको प्लान करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो लॉसेस है यानी Q1 2020 में उनके जो लॉसेस है वो सिर्फ 184 करोड़ के थे, जो लास्ट क्वार्टर में यानी Q4 2021 में वो इंक्रीज होकर लगभग 1245 करोड़ के हो, यानी एक बड़ा इंक्रीज हो गया। इसके बाद में रीसेंट क्वार्टर में वो और बढ़ गए, यानी 1245 करोड़ लॉस से वो फिलहाल में 1431 करोड़ का लॉस हो गया। तो ये जो लॉसेस है उसमें एक रीजन कोविड का तो जरूर है, पर इसके अलावा बैंक जो है वो एग्रेसिवली एक्सपांशन भी कर रही है, यानी अलग अलग ब्रांचेस वो एक्सपांड कर रही है, जो टेक्नोलॉजी में वो काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सबका मिला के ये बेसिकली लॉस है, और मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा है फिलहाल में। और इसीलिए ही मैंने लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया है कि मैं ये जो बैंक है उसमें एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि आई अंडरस्टूड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं इसमें डबल से ज्यादा जो प्रॉफिट्स है उसमें मैंने बुक किया था, मेरा जो पोजीशन था इसमें। बट आई थिंक कि ये बैंक में कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एटलीस्ट कुछ इश्यूज रहेंगे, क्योंकि हमें अब तक भी पता नहीं है कि थर्ड वेव का बेसिकली क्या सिनारियो है। आप यदि आउट ऑफ इंडिया देखोगे तो यूएस में भी जो केसेस है वो स्पाइक होना शुरू किया है, रशिया में काफी जो केसेस है वो बढ़ गए हैं। तो यहां पर मे बी इंडिया में भी कुछ टाइम के बाद मे बी थर्ड वेव आ सकता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा, बट आई नो दैट कि मुझे मेरा रिस्क और रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अलावा बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। और यदि आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर के कंपैरिजन में कोई दूसरा स्टॉक या कोई दूसरा सेक्टर मे बी नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए आपको काफी एक बेटर रिटर्न्स देंगे, तो मुझे लगता है कि स्विच करना एक बेटर है, क्योंकि अदरवाइज इट विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर यू। आप परमानेंटली नेक्स्ट 3 या 5 ईयर्स में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मे बी कोई आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो लूज नहीं करोगे, आपको परमानेंट लॉस नहीं होगा, पर आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाएगा। यानी सपोज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहां से मे बी डबल होता है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, और मैं दूसरा कोई सपोज स्टॉक इन्वेस्ट करता हूं उसमें, तो मे बी वो 3 या 4 टाइम्स चला जाता है। तो मेरा यहां पर क्लियरली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या मेरा क्लियरली यहां पर जो दूसरा स्टॉक है वो मैंने मिस किया है। एंड दैट बेसिकली आई वांटेड टू अवॉइड। आई वांटेड टू क्रिएट दैट पोर्टफोलियो की विच विल डू वेरी वेल इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
पर उसके जो रिस्क और रिवॉर्ड है ये भी मुझे मैनेज करना है। एंड करंटली आई थिंक बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ ट्रबल्स, और ये कोविड का जो अनसर्टन सिनारियो है, सो आई डोंट वांटेड टू बेट ऑन एनी बैंक्स। मेरे पास पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था क्योंकि वहां पे सिनारियो काफी अलग था, और Q2 का जो रिजल्ट है उसके बाद में मैंने जो उनका रिटेल का लॉस देखा या एक्चुअल में जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, आई थिंक इट इज नॉट द राइट टाइम या बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू बैंकिंग सेक्टर। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपका व्यू कुछ अलग हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज एंड अकॉर्डिंगली यू कैन पोजिशन कि आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट करना है या आपको कोई दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। इट इज कंप्लीटली योर डिसीजन। इसके बाद में अभी हम उनके कंप्लीट जो अलग अलग सेगमेंट्स है इसके एनपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप रिटेल सेगमेंट के ग्रॉस एनपीएस देखोगे तो वो करंटली 3.86 है। तो वहां पर स्मॉल आप देखोगे तो रिडक्शन हुआ है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर यानी मार्च 21 का क्वार्टर। मेजर जो इंक्रीज है वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के एनपीएस में है, जो 5.76% के थे लास्ट क्वार्टर में, और वो इंक्रीज होकर लगभग 15.65% के हो गए। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के उनके लोन से उसमें बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ है एनपीए में। पर यहां पर आप देखोगे तो यहां पर जो बुक का साइज है वो उन्होंने काफी रिड्यूस कर दिया है। मेजरली जो बुक है वो भी रिटेल सेगमेंट में है, तो इसका जो इंपैक्ट है वो मे बी कम हो सकता है। पर यहां पर एक अच्छी बात यह है कि बैंक ने काफी अच्छे प्रोविजंस क्रिएट किया है करंट के क्वार्टर में। लास्ट 1-2 क्वार्टर से मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था क्योंकि यहां पर स्ट्रेस है, पर बैंक उतने प्रोविजंस क्रिएट नहीं कर रहा था, या उनके जो प्रीवियस प्रोविजंस है जैसे कि वोडाफोन और आइडिया में उन्होंने लगभग 50% का प्रोविजन पहले क्रिएट किया था। और वोडाफोन और आइडिया का जो सिचुएशन है वो पहले कंपैरिजन में और अभी आप देखोगे तो ज्यादा खराब हो गया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने जो 50% के जो प्रोविजंस पहले किए थे और रिड्यूस करके अभी 15% के कर दिए हैं, तो इसका कुछ रिस्क आ सकता है बैंक में। यदि आप दूसरे बैंक्स देखोगे तो जैसे कि इंडसइंड बैंक, तो उन्होंने उनका जो प्रोविजन है वो आगे जाके बढ़ाने वाले हैं, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने प्रोविजंस कम किया है क्योंकि उन्होंने वही प्रोविजंस से उनके कोविड के प्रोविजंस किए थे। मुझे लगता है कि आगे जाके ये मे भी हिट हो सकता है, सपोज वोडाफोन आइडिया में और आगे जाके कुछ एक मेजर इशू आता है तो ये भी हमें सोचना होगा कि आगे जाके कितना स्ट्रेस आएगा। ऑलरेडी ही बैंक में काफी स्ट्रेस है, पर एक अच्छा है कि बैंक ने करंट के क्वार्टर में अच्छे प्रोविजंस किए हैं, और ये अच्छे प्रोविजंस उन्होंने किए या ज्यादा प्रोविजंस किए, इसीलिए करंटली ये क्वार्टर में बैंक ने लॉस पोस्ट किया है, लगभग वो 630 करोड़ का उन्होंने लॉस पोस्ट किया है। तो यहां पर मुझे लगता है कि करंटली बैंक में रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है, ज्यादा रिस्क है कंपेयर टू जो रिवॉर्ड मुझे फ्यूचर में मिलेगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट क्या है। तो इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट जो इनकम है, जैसे कि उनको जो कस्टमर से इंटरेस्ट मिलता है वो लगभग 4089 करोड़ का है। इसमें ईयर ऑन ईयर ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ लगभग 4% का इंक्रीज है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पर रिडक्शन हुआ है लगभग 14% का, और इसीलिए जो NII है यानी नेट इंटरेस्ट इनकम, इसमें आप देखोगे तो ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर 25% का। इसके बाद में एक्सक्लूडिंग ट्रेडिंग गेन जो ऑपरेटिंग इनकम है, इसमें 39% का इंक्रीज हुआ है, और उसके बाद में ट्रेडिंग गेन्स को ऐड करके लगभग 36% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। जो करंट के क्वार्टर में उन्होंने 3034 करोड़ का पोस्ट किया था ऑपरेटिंग इनकम। प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट देखोगे तो उसमें भी बहुत इंक्रीज हो गया है, लगभग 55% का इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 12% का इंक्रीज है। पर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने प्रोविजंस कितने क्रिएट किए हैं, और वो प्रोविजंस क्रिएट करने के बाद यदि आप देखोगे तो उनका प्रॉफिट्स कितना है या लॉस कितना है। तो यदि आप देखोगे तो लास्ट ईयर के Q1 में FY21 में जब भी सिर्फ कोविड शुरू हुआ था तभी उन्होंने लगभग 764 करोड़ के जो प्रोविजन है वो किए थे। उसके बाद में उन्होंने लास्ट क्वार्टर में 603 करोड़ के प्रोविजंस किए, और करंटली ये करंट क्वार्टर में यानी Q1 21 में जब भी कोविड के सेकेंड वेव का आप देखोगे तो मेजर इंपैक्ट आया है। और ये सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ही नहीं, अब यदि बाकी बैंक्स भी देखोगे जैसे कि एचडीएफसी बैंक का भी जो रिटेल के बेसिकली प्रॉफिट्स थे वो 50% से फॉल हो गए। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक के जो प्रॉफिट्स है इसमें भी ज्यादा कोई चेंज नहीं आया है, या बाकी मेजर बैंक्स जो है यानी तो कोटक बैंक ने भी उनका जो रिटेल का सेगमेंट है इसमें लॉस पोस्ट किया था। इसके अलावा आप कोई भी बैंक देख लो, मोस्ट ऑफ द बैंक्स में रिटेल सेगमेंट में आप देखोगे तो काफी स्ट्रेस है। इंडसइंड बैंक ने सिर्फ यहां पर प्रॉफिट पोस्ट किया है, बट आई डोंट बिलीव इन इंडसइंड बैंक। यहां पर मुझे लगता है कि एक उनके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो राइट नहीं है। मुझे लगता है कि बैंक ने प्रॉपर प्रोविजंस क्रिएट नहीं किए हैं, और ये मेरा बेसिकली यहां पर ओपिनियन है। एंड यहां पर आगे जाके मे भी कुछ एक बड़ा इशू हो सकता है बैंक के लिए, इंडसइंड बैंक के लिए।
तो इसके बाद में यदि आप देखोगे तो उनके जो प्रोविजन है वो करंट क्वार्टर के लिए 1879 करोड़ के है और इसीलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 877 करोड़ का है। तो यहां पर एक बहुत ही बड़ा लॉस बैंक ने पोस्ट किया है। तो इसका रीजन बेसिकली बहुत सिंपल है कि उन्होंने प्रोविजन ज्यादा क्रिएट किया है। तो यदि आप प्रोविजंस अभी ज्यादा क्रिएट करते हो तो मे बी नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में सिचुएशन कोविड की थोड़ी बेटर होती है तो बैंक के लिए आगे जाके मे बी ये थोड़ा बेटर हो सकता है, पर करंटली डेफिनेटली यहां पर बैंक स्ट्रेस में है। कल एक कॉन कॉल भी हुआ था, यानी ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कॉल था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो आप सुन सकते हो। वैद्यनाथन जी ने कंप्लीट जो बैंक उन्होंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया है लास्ट लगभग 3 इयर्स, तो उसके बारे में उन्होंने काफी डिटेल में बताया। एंड आई डेफिनेटली थिंक कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो लॉन्ग टर्म का गोल है या उनका विजन है कि इसको एक रिटेल बैंक क्रिएट करना है, तो दैट इज वेरी गुड विजन। पर करंट की जो सिचुएशन है आई डोंट थिंक इट इज वेरी गुड सिचुएशन। ये काफी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है ड्यू टू कोविड एंड इसीलिए मेरा करंटली बैंक में कोई भी स्टेक नहीं है या मैंने कोई भी फिलहाल में होल्डिंग नहीं किया है। पहले मेरा था बट आई डोंट हैव एनी होल्डिंग, ये लास्ट क्वार्टर में भी मैंने डिस्क्लोज कर दिया था। तो यहां पर करंट ये सिचुएशन है एंड आई एम फाइंडिंग लॉट ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, मे बी इन अ केमिकल स्टॉक, मे बी इन अ फार्मास्यूटिकल स्टॉक, मे बी इन सम प्लेटफॉर्म्स या और काफी हेवी इंजीनियरिंग के कुछ सेक्टर्स है। तो आई एम कंप्लीटली इंटरेस्टेड इनटू अदर सेक्टर्स वेयर माय रिस्क टू रिवॉर्ड काफी वो उसमें बेटर है और यहाँ पर वैल्यूएशंस भी काफी अलग अलग जो स्टॉक्स है उसमें काफी बेटर है। तो रिसेंटली अगेन वी इन्वेस्टेड इनटू वन ऑफ द स्टॉक की जिसमें कंप्लीट वर्ल्ड में सिर्फ 2 या 3 ही सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स है पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए एंड दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड। एंड उसमें आप देखोगे तो रॉ मटेरियल्स की जो इंक्रीज है वो भी वो इजीली पास ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसे बेसिकली स्टॉक्स या बिजनेसेस में इंटरेस्ट है कि जहां पर मोनोपोली या डुओपोली है, लिमिटेड कंपटीशन है, रॉ मटेरियल के फ्लक्चुएशन से ज्यादा बिजनेस में इंपैक्ट नहीं गिरता, उनके जो ग्रॉस मार्जिन है या जो इबिडा मार्जिन है वो स्टेबल रहते हैं एंड देयर इज अ लॉन्ग टर्म कंजम्पशन स्टोरी। यहां पर मैं सिक्लिकल्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं बट सेक्युलर जो स्टॉक्स है जिसमें एक लॉन्ग टर्म कंजम्पशन स्टोरी है, तो ऐसे स्टॉक्स में मैं इंटरेस्टेड हूं। एंड इन लास्ट 1-2 इयर्स वी गॉट वेरी गुड रिटर्न्स इन डिफरेंट स्टॉक्स, जो आपको इस पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ये वीडियो जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो रिजल्ट आया था Q1 2022 का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, इसके बारे में उनको भी सारे डिटेल्स मिल जाएंगे।